तो पहला हमारा टॉपिक है ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये $5 लिखा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया ने जो टारगेट रखा है कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अभी रिसेंटली आप बताइए इंडिया जो है वर्ल्ड की कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है, ओवरऑल और पीपीपी की टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में, ठीक है। अब ये सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमने 5 ट्रिलियन टारगेट किया है, क्या लगता है आपको इंडिया बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्या इश्यूज रहेंगे, क्या क्या हो सकता है? तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या रहेगा। आप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझो कि हमारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, एक बार थीम इसकी मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ओके, तो देखिए आपको हर तरीके से इस पर्सपेक्टिव के बारे में बताना पड़ेगा। फोर्थ आ गई है, यस, ठीक है। अब देखो 5 ट्रिलियन, अब इंडिया में आप सारी चीजें सोचो, जैसे जो भी हमारे इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं आप उनके बारे में सोचिए कि भाई 5 ट्रिलियन बनना है तो जीडीपी का बनना है। अब इस जीडीपी में क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हमारा एग्रीकल्चर है, उसमें क्या, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम बात करें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है, उसमें क्या, सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, उनका भी हम देखेंगे कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। 5 ट्रिलियन, तो हमें कुछ पास्ट का डाटा भी पता होना चाहिए कि भाई हम पहले जो है वो कितने पे थे, ठीक है। स्पेशली 1991 रिफॉर्म्स के जब हम बात करते हैं, उसी के बाद इंडिया ने ज़्यादातर जो है वो ग्रोथ, हाई ग्रोथ जो है वो उसके बाद ही आपकी दिखाई है, ठीक है। बट उससे पहले अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लें हम कुछ पिछला डाटा देखेंगे, हमारे लिए फैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको ये बहुत प्रिसाइजली जो है वो नोट करने पड़ेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो इनको आप अपना सेपरेटली देखो, आप अपने दो वो बना के चलेंगे, एक फैक्ट्स की शीट बना के चलेंगे, एक एग्जाम्पल की शीट बना के चलोगे। जो भी फैक्ट किसी भी टॉपिक में हम कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली फोकस रखना है कि हाँ भाई हमें ये पता रहे, ठीक है, में फोकस करते हुए। अब ये है, जैसे मान लो अब यही है, मान लीजिए ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो इंडिया में हमें लोगों पे क्या काम करना चाहिए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से क्या काम करना चाहिए, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से क्या काम करना चाहिए, ठीक है, स्किल के पर्सपेक्टिव से क्या काम करना चाहिए, ये भी चीज हमें, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि इन सारे एरियाज में जब आप सोचोगे तभी तो 5 ट्रिलियन पे पहुंच पाओगे, ठीक है। या फिर एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जैसे साई बाबा, साई बाबा क्या है, एज फॉर सेविंग्स, इंडिया में सेविंग्स कैसी हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसी आ रही हैं, ये भी हमें पता रहे, एफडीआई का क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का क्या है, इंडिया के साई ई4 एक्सपोर्ट्स कैसे चल रहे हैं, तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम बता सकते हैं कि भाई ओवरऑल हमारे साथ क्या चीज़ें किस तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन हिस्सा रहेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं, तो ये हम इन्हीं में देखेंगे कि अब 5 ट्रिलियन बनाने के लिए लोगों का क्या है, हेल्थ का क्या है, एजुकेशन का क्या है, एग्रीकल्चर का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आपको डाटा पता हो कि एग्रीकल्चर में जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर, और आप बताओ, जैसे मान लो हमारे पास बैंक्स होते हैं, भाई इंडियन इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो बैंक के लिए कैपिटल चाहिए। फिर आप बताइए, जैसे आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें बताइए, जैसे मान लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारे, बताओ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इस पे अगर आप फोकस करोगे कि भाई दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन पे अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है।
17%, यस माधव बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नंबर 1, जैसे मान लो लैंड है, ठीक है, लैंड को लेके मान लीजिए लैंड एक्विजिशन या लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया जा सकता है जिससे कि बढ़िया इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे लगाई जा सकें, ठीक है। या फिर हम लेबर को लेके भी बात करेंगे, जैसे इंडिया में लेबर लॉज पहले बहुत ज़्यादा थे, 40+ लेबर लॉज थे, उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया, 4 लेबर कोड्स हमने बनाए। तो लेबर के कंटेक्स्ट में क्या है कि ऐसे लेबर लॉज रहें जो फ्लेक्सिबल भी हों, प्रोटेक्शन भी दे रहे हों, ताकि इंडस्ट्रीज हमारी बेटर ग्रो कर पाएँ, ठीक है। लैंड लेबर। तीसरा क्या होता है हमारा, जैसे कैपिटल है, बिना कैपिटल के क्या कोई भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है? कैपिटल हमारी डोमेस्टिक भी आएगी और कैपिटल हमारी फॉरेन भी आएगी, तो इन दोनों के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि भी फॉरेन कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल इनमें क्या, तो इसके हिसाब से भी हमें देखना है, ठीक है। ये सारा हमारा रहेगा, तो इन कैपिटल्स के हिसाब से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यस, ठीक है। लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप भी हमें समझनी पड़ेगी, सरकार क्या कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए, वो भी हमें देखना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे यस लैंड लेबर कैपिटल, मोनिका बिल्कुल सही। R&D, जैसे देखिए R&D, अब इनके बारे में सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जैसे इंडिया सिर्फ अपना 4.8% ऑफ GDP खर्च करता है R&D में, तो आपको ये डाटा पता होना चाहिए कि 0.8% ऑफ द GDP ओनली वी स्पेंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसीलिए अगर हम इसको बढ़ाते हैं बाकी देशों से, अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से होता है, तो ये हमारा है, ठीक है। यस, ठीक है। तो देखो अब जैसे इंडिया जो है, इंडिया इज एमिंग टू बिकम $5 ट्रिलियन, ये एक तो हमने टारगेट रखा है 2027 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हर चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टेक्नोलॉजी, और जब आज के टाइम पे जब आप बात करते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, देखो आप भले ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लो, अब ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, इसके कंटेक्स्ट में आप क्या बातें करेंगे? जॉबलेस ग्रोथ, तो उसको क्या, क्योंकि मान लो आपने ग्रोथ तो ले ली, बट वहां पे सारा का सारा फोकस किस पे है, मतलब उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा जैसे देखें तो कि भाई मान लीजिए अलग अलग जो चैलेंजेस रहेंगे उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। मेनली प्रोग्रेसिव, जैसे ICOR की हम बात करते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। अब ये चीज आप पढ़ते हो प्री में कि भाई इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, नाम ही है कैपिटल इज टू आउटपुट रेशो, अगर कैपिटल आउटपुट रेशो ज्यादा है तो आप बताओ एक इकोनॉमी हमारा मतलब कैपिटल आउटपुट रेशो एफिशिएंट होगी या इनएफिशिएंट होगी, ठीक है। इनफॉर्मल यस 85%, GDP 70, एब्सोल्युटली राइट माधव, ठीक है। तो ये है, जैसे कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका बहुत हाई है, कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, आउटपुट बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लानिंग नहीं है। इंडिया के पास ये कॉमन प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको कि भाई ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास लोग ट्रेंड हैं, धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू डेवलप, बट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, ना ही आपके पास कैपिटल है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो इन्हीं कंटेक्स्ट में हमारे लिए सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट जो है लगभग 100 लाख करोड़ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने का सोच रही है, तो ये भी चीज़ आपको पता रहे, ठीक है। जैसे देखिए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो कह रही है कि इंडिया के पास भी अच्छा खासा पोटेंशियल है, अगर हम वैसे बात करें तो, ठीक है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक का आता ही रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि भाई क्या है। जैसे देखो अगर हम थोड़ा सा पुराना डाटा देखें, अगर आप 2011 के हिसाब से 2014 के हिसाब से देखते हो, इंडिया की इकोनॉमी अराउंड 2.05 ट्रिलियन थी और हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते थे, ठीक है। 2019 तक आते आते 2.87 ट्रिलियन, 2023-24 तक हम 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी हुए और 5th लार्जेस्ट हुए। 2024-25 हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं और PPP टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट हैं, 4.19 ट्रिलियन, लगभग 4.2 ट्रिलियन इज इंडियाज इकोनॉमी। तो ये फैक्ट आपको शुरू में ही पता हो कि हाँ इस तरीके से इवोल्यूशन है। अब आप इसको एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इसी में ही दूसरा समझना चाहें कि भाई
ठीक है। इसमें और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे कि मान लो आप ये ऐसे बना सकते हो, ये ग्राफ बना सकते हैं कि भाई 2014 तक ये था, ठीक है, 22-23 तक ये हुआ, 24 तक ये हुआ। तो इस तरीके से आप एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप फिगर बताएंगे कि भाई दिस फिगर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे तो हम मतलब ईयर वाइज, तो ये ईयर हो गए, यहाँ पे आप ईयर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, जीडीपी की वैल्यू। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 5 इन बिलियन डॉलर्स, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। जब भी आप इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे तो ये वैल्यू एडिशन होता है। आप कोशिश कर सकते हैं कि डायग्राम्स को बॉक्सेस में भी बनाएं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है वैल्यू एडिशन का। तो ये दोनों फॉर्मेट्स में आपको समझना पड़ेगा। लेस एफिशिएंट, यस एब्सोल्युटली राइट मोनिका। ठीक है, तो ये हमारा रहता है, तो इसके हिसाब से ही हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, तो ये हमारे पास आ गया है। उसके अलावा देखिए, जैसे आप कुछ इस टाइप के डाटा कि ह्यूमन डेवलपमेंट में लगभग 130 के आसपास हम हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 108 के आसपास हम हैं, ठीक है, 110 108। तो ये भी इंडिया की परफॉर्मेंस को बताता है। गिनी कोफिशिएंट में भी पुअर है इंडिया, इनइक्वालिटी काफ़ी है। तो अब पहली बात तो ये भी आती है कि वाई डू वी नीड सच टारगेट्स, कि आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी ही क्यों है भाई? जब तक पैसा नहीं आएगा, मतलब जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, क्या जॉब्स क्रिएट होंगी? नो, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? नो। फैमिलीज को कैसे रखेंगे? समाज में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? पीस कैसे रहेगा? ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, ठीक है। या फिर मतलब जो ग्रोथ है वो कैसे आप करोगे, वो भी। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें जॉब क्रिएशन मिलेगा जैसे जैसे। अब देखिए, यहाँ पे जो ओवरऑल सिनेरियो है, आपको ये चीजें बार बार रिपीटेटिवली आएंगे। आपको एचसीएस में तो 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे ही यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमी संबंधित रहते हैं, जो कोर इकोनॉमी से आएंगे। तो उसमें की टर्म्स उतना रिपीट नहीं होती, बट क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको वही चीजें बार बार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखो, जैसे सबसे पहला टारगेट रखा, अच्छा अचीव करेंगे तो हम जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। फिर जब आपके पास पैसा आएगा, यही हमारे इश्यूज रहेंगे इसमें कि मतलब हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे उन सब में हमने बात करी थी। बट ऐसे ही, जैसे मान लो अगर आपके पास पैसा आया, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा? हमारे पास रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये हम बेटर डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे, और थर्ड पॉइंट इसमें देखिए, इसमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस आप देखो। जो कंट्री, भाई मान लो अब आप G20 का हिस्सा हो, मान लो 8 है या 7 है, उसमें अगर इंडिया और आ जाए तो क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? नहीं, लोग उनकी बात सुनेंगे। तो आपका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। फोर्थ, जैसे देखो, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो इसको लिंक करो, जॉब जनरेशन, आपकी जेब में पैसा है, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। आप करंट देखिए, अब इसमें ये सारी चीजें मैंने करंटली ऐड करी हैं आपकी पीडीएफ में। ये पीडीएफ भी जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप अपने हाथ से लिखेंगे तो सबसे बेस्ट है, तो ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं जो ऐड करा जाता है। जैसे करंट पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग क्या कहता है, इंडिया में जो पॉवर्टी है वो 12% के आसपास, ठीक है। तो ये जो करंट रेट है ये भी हमारा 12% है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जैसे यूपी है, बिहार है, जहाँ पे करोड़ों लोगों को, ठीक है, 5 करोड़ के आसपास लोगों को अभी हमने पॉवर्टी से निकाला। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ करी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सारी चीजें लिंक्ड रहेंगी। अच्छी इकोनॉमी में आप सोचो, एक इन्वेस्टर जो है, एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है कि भाई अगर मेरे पैसे हैं तो वो ग्रो करेंगे। अगर आप 7-8% से ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे पैसे लगाने। एफडीआई देख लो, ठीक है, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पोटेंशियल जो होता है, मतलब ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पोटेंशियल, तो वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट हमारे पास पैसे हैं तो हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी अच्छे चला पाएंगे। जैसे मान लो सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई, ठीक है, डीबीटी चलाया, हेल्थ में, एजुकेशन में, आयुष्मान भारत चलाया,
तो वो क्यों पॉसिबल हो पाए? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। अगर किसी भी सरकार के पास पैसे नहीं है, क्या पाकिस्तान ये कर पा रहा है? आंसर इज नो। तो वो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इसलिए हमें टारगेट रखते हैं। आपको ये इतने सारे पॉइंट नहीं रखने, ये मैं आपको सोचने के तरीके के हिसाब से हमने आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी, बट आपको उनमें से 4-5 मेन चीजें ही निकालनी है, ठीक है। अब जो पूछा जाए उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। इनोवेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी हमारा ग्रो करेगा। अभी आप देखिए करंटली वी आर स्पेंडिंग ओनली 0.8% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। वहीं जब आप देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड यूएसए है, साउथ कोरिया है, इजराइल इज स्पेंडिंग 5% ऑफ द जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक रिसर्च नहीं होगी, क्या नई चीजें बन सकती हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंडिया में बन सकता है? तो ये भी चीज हमें समझनी है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहेगी, बिल्कुल सही होने का, ठीक है। ठीक है, फिर देखो कम्पिटिटिवनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे जैसे इसके लिए भी हमें जरूरी है। जब तक हम अच्छा टारगेट नहीं रखेंगे तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे? सरकार उनके लिए प्रोग्राम कैसे लेके आएगी? तो जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, सेतु है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टैलेंट यूटिलाइजेशन, तो ये सारी चीजें भी लिंक्ड होती हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए हमें टारगेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए, चलो टारगेट तो आपने बना लिए, नाउ व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर? भाई ऐसी क्या चीजें हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी को हमारा इतना पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, अब सिंपल देखिए, अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से बात करते हो, नंबर 1 इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, ठीक है। अब आप ये वाला फैक्ट जरूर याद रखोगे, डेमोग्राफी यूथफुल, इंडिया की एवरेज एज है 28, ये आगे वाले फैक्टर्स में मिल जाएगी, मैंने अभी भी ऐड किया है 28। चाइना की क्या है, 10 ऐड करो 38, यूएसए की क्या है 10 और ऐड करो 48, जापान की क्या है 50+। तो काम कौन कर सकता है, एनर्जी किसके पास है, इंडिया के पास, तो हम ही यूथफुल पॉपुलेशन, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर हमने जैसे जो अगला अपना टॉपिक रहेगा ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो भी इससे लिंक्ड है कि अगर आपको 5 ट्रिलियन चाहिए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करो। यूटिलाइज कैसे करेंगे? स्किल करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, प्रोग्राम्स, क्रेडिट, कैपिटल, सेम थिंग्स यू हैव टू राइट बट इन ए डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज करके, बाकी चीजें वही चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, तो भाई डेफिनेटली हम 5 ट्रिलियन का पोटेंशियल रखते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से देखें तो अभी रिसेंटली देखो गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, मेक इन इंडिया लेके आया, तो उससे हमने टारगेटेड वे में टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, पूरा यूनिफाइड मार्केट बनाया, ठीक है। या फिर मेक इन इंडिया है, उससे हमने बूस्ट किया। अभी जैसे मेक इन इंडिया के 10 साल हो गए, मेक इन इंडिया इन इटसेल्फ आपसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। फिर पॉलिसी रिफॉर्म्स सेकंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है। थर्ड, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ठीक है। यही इश्यूज आएंगे, यही चैलेंजेस, और इन्हीं पे आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए पोर्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो सागरमाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करी, एयरपोर्ट और इन सब से। जैसे सोलार है, सोलार अभी इंडिया 107 गीगावाट पे पहुंच गया है, तो क्या इससे हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया, और उसने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया हमारी जीडीपी में, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2024 में इंडिया का $81 बिलियन एफडीआई था, इंडिया टॉप 10 में चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, यूनिट्स लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस सेक्टर यूनिट, तो वो और ज़्यादा ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट वाला भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हमारा रहता है, ठीक है। तो इससे कैपिटल आएगा, टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर देखिए जैसे अगला कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो आप ई कॉमर्स की बात कर लो, एआई की बात कर लो, मशीन लर्निंग की बात कर लो, तो जो ये हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इंडिया का। तो ये बोर्ड है, क्लासेस होती हैं, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, कनेक्टिविटी होती है, तो इससे भी हम जीडीपी की ग्रोथ करवा पाते हैं। फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो आप मेक इन इंडिया के बारे में बताएंगे, यस, तो इससे हम अपना कर पा रहे हैं। अगला कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमने उसमें देखा, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व भी आप बता सकते हैं,
इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं बताइए? इंडिया हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व? यस, MSME, ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, बिल्कुल सही माधव, मोनिका। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल, आप अलग अलग सेक्टर को भी पकड़ सकते हो। ग्लोबल ट्रेड में हम बात करें तो इंडिया को न्यू एरिया, न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल रहेगा? जैसे मान लो हम अगर बात करते हैं भाई, हमें अलग अलग तरीके से अगर इसी में बात करें, जैसे आपको वर्ल्ड मैप भी बनाना आना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है, ये इंडिया, श्रीलंका, ये ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे मेडागास्कर। तो इसमें अब इंडिया को अलग अलग लेवल पे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, $700 बिलियन के आसपास है हमारा, बिल्कुल सही। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, यस, ये भी रहेगा। ठीक है, तब देखो जैसे हमें अफ्रीका चाहिए, ये नए नए मार्केट आपको ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। यूएस से हमारा बड़ा मार्केट है, उसको डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे चाइना है, चाइना में भी हमें फार्मा प्रोडक्ट्स, इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट्स हैं, आप एक लिस्ट बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है, लिस्ट टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट से ही पैसा आता है इनके कंटेक्स्ट। तो टॉप 5 एक्सपोर्ट्स या 10 एक्सपोर्ट्स की आप लिस्ट 10 की बनाना, तो उनको आप अलग अलग जगह मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मान लो अफ्रीका है, यहाँ पे हम टेलीकॉम की सर्विसेज भेजें, तो हमें नए नए मार्केट ढूंढने हैं, मार्केट एंड प्रोडक्ट। और जो मार्केट ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जैसे मान लो यूएसए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, आई थिंक नामीबिया, तो वहाँ पे भी जो जो डील्स होती हैं, जैसे यूरेनियम को लेके, तो उनको आप थोड़ा सा नोट करते रहना कि कहाँ पे क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से भी यूरेनियम है। चाइना से हम ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेयर अर्थ मेटल का चलता है हमारा। ठीक है, या हम बात करें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मा, तो ये है। तो इन सारी चीज़ों में हमें इनको समझना पड़ेगा। ठीक है, न्यू मार्केट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, फिर भाई ग्लोबल तो आपने कर लिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप लोगों को पैसा दें, कैपिटल दें, कैपिटल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मुद्रा स्कीम है, तो ये जो प्री की नॉलेज है, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा कि इन सब से हमने लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड किया, अब उनको पैसा मिला, उस पैसे को, क्रेडिट को, वो अपनी ग्रोथ में लगा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में स्किल जैसे ओनली 5 to 10%, 10% भी मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, 5 to 10% पीपल आर फॉर्मली स्किल्ड, बाकी तो इनफॉर्मली स्किल्ड होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है, तो इनको भी हमें फॉर्मल स्किलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी देख लो, 60 to 70% ऑफ द ग्रेजुएट्स दे आर अनएम्प्लॉयबल इन इंडिया। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मार्केट और जो डिमांड का मिसमैच है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में अगर हम देखें, ये तो रहेंगे, जैसे आप इनको भी मेंशन करें कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी,
LPG रिफॉर्म्स और उसके अलावा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर, ठीक है। 100 लाख करोड़ अगले 5 साल में सरकार ने टारगेट भी रखा है। वन मोर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्टेबल गवर्नमेंट, जिससे जीएसटी डिमोनेटाइजेशन और ये सब भी कर पाए। अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल होती, क्या आप ऐसे टारगेट रख सकते हैं? क्या पॉलिसी स्टेबल गवर्नमेंट मीन्स पॉलिसी सर्टेनिटी। आप ये समझेंगे पॉलिसी अगर अनसर्टेन है तो वहां पे लंबे टाइम तक कोई चीज बिल्ड करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो हमें इस पे भी काम करना है। ये कुछ फैक्टर्स हैं तो इन पे भी हम फोकस करेंगे। तो इनको हम करके ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, वी कैन रीच टू 5 ट्रिलियन, ठीक है। तो इससे हम जा सकते हैं। So it will involve a combination of government initiative, private sector, societal contribution, ठीक है। ये सारा हमारा रहेगा। तो इसमें चैलेंजेस क्या रहेंगे, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड इसी हिसाब से। ये सारा हमने देख लिया है, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी सेक्टर, तो हमने देखा कि सोलार में आप फोकस कर रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे देखो अकॉर्डिंग टू CMI इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% के आसपास। पहले हरियाणा का 37% था, अभी तो 6% हो गया है। तो ये जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे अगर आप सरकार के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सरकार के पर्सपेक्टिव से रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, रेड टेपिज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि मान लो जो प्रोसेसेस हैं उनको यूनिफॉर्म बनाया जाए, इजी बनाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो ये है ग्लोबल फैक्टर। क्या है हर्डल्स में? जियोपॉलिटिकल टेंशन, मान लो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ठीक है, या ट्रेड वॉर की आप बात कर लो, उसकी वजह से क्या हमारा जो ग्लोबल मार्केट है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता? जैसे अभी USA और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी तो इंडिया भी लपेटे में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, या रशिया यूक्रेन की वॉर है तो डिमांड कम हो जाती है चीज़ों की, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ये भी एक चैलेंज रहेगा, ठीक है। इनकम इनक्वालिटी भी एक चैलेंज है, जैसे इसको निकालता है, आप ये ध्यान रखेंगे ऑक्सफैम रिपोर्ट, इनकम इनक्वालिटी, मेरे पास कम पैसा है, सामने वाले के पास ज़्यादा पैसा है, इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा। तो ये जनरली कहता है ऑक्सफैम रिपोर्ट कि वर्ल्ड के टॉप 1% जो लोग हैं उनके पास लगभग 70 to 80% वेल्थ है। तब जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इससे इनइक्वालिटी आएगी, चाहे आप जेंडर पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप रीजनल पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। ये सारी जो इनइक्वालिटी है ये हमारा फिर रिफ्लेक्ट करती है, तो उससे भी दिक्कत आती है चैलेंजेस में, ठीक है। ये चीज़ भी हमें समझनी पड़ेगी कि अगर हम बात करें जेंडर, यहाँ पे आप इस टाइप की टर्म्स भी यूज़ कर सकते हो, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर आप जेंडर पर्सपेक्टिव से देखो, ज़्यादातर जो पुअर हैं वो कौन है? फीमेल्स, ठीक है। अगर आप रूरल पर्सपेक्टिव से देखें, रूरलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, तो इनइक्वालिटी भी है, इनइक्वालिटी रीजनल भी है। जैसे आप देख लीजिए जो हमारे बीमारू स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादा इनइक्वल है, ठीक है। कैपिटल नहीं है, पैसा ला के दो, स्किल नहीं है, स्किल करके दो, हेल्थ नहीं है, हॉस्पिटल्स कम है, वो हम बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे वी आर वर्किंग टू बिल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है, यस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। एग्रीकल्चर में आप बात कर सकते हो, ठीक है, लोग स्किल, एग्रीप्रेन्योर्स, तो ये कुछ की टर्म्स भी आप डालेंगे जो इकोनॉमिकल सर्वे और इन सब में रहती है, एग्रीप्रेन्योर, ठीक है। लोग इन पे भी फोकस करें। इनइक्वालिटी की वजह से और ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। हेल्थ केयर, इन पे तो अभी इंडिया ने हेल्थ केयर पे काफ़ी बढ़िया काम किया है, ये सेपरेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा हेल्थ और एजुकेशन वाला, तो बट गैप तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट, हमारे जो नितिन गडकरी हैं, ठीक है, ये कहते थे कि अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया वी कैनॉट थिंक ओनली ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर आप सिर्फ एनवायरनमेंट पे फोकस करोगे
तो अभी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्री में आपने एक कर्व पढ़ा होगा एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक कर्व आता है, बताइए नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कर्व? टेक्नोलॉजी अडोप्शन इंडिया में स्लो है, करप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो बताता है इंडिया इज रैंकिंग 96 आउट ऑफ 180 करंटली। तो इंडिया में भी जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, पुलिस, जुडिशरी, दे आर द मोस्ट करप्ट। तो जब अब जुडिशरी ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कैसे रहेगी? तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। फिर जैसे एग्रीकल्चर, 50% पॉपुलेशन है, 16% जीडीपी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। आप अलग अलग सेक्टर को भी ले सकते हैं, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में ये इश्यूज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ये इश्यूज हैं, सर्विस सेक्टर में ये इश्यूज हैं, हेल्थ एजुकेशन स्केलिंग में ये इश्यूज हैं, उसके अलावा, ठीक है। वैभव, आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड आई थिंक आप पुराने स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए थे पहले भी, एक वैभव वाधवा पहले भी थे, तो अगर आप हैं तो आप आराम से कनेक्ट कर लो अकेडमी से, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या किया जा सकता है? एसईजेड को फंक्शनल बनाओ, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स, ये हमारे इकोनॉमिकल जोन्स, ये बेसिकली एक्सपोर्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तभी तो पैसा आएगा, बिना पैसा आए क्या आप अपनी कंट्री को ग्रो कर पाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडिया में 60% जो ग्रोथ है वो कहां से आ रही है? ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है ना। सजेशंस क्या हैं? सेम भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिजिटल, ठीक है। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40+ लेबर लॉज होते थे, अभी 4 लेबर कोड करे, सिंप्लीफाई करे तो इजी बना। जैसे मान लो राजस्थान एक पायनियर एग्जाम्पल है लेबर मार्केट रिफॉर्म, जिन्होंने बहुत अच्छे से लेबर रिफॉर्म करके अपना प्रमोशन किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज है, समझ ही नहीं आ रहा, कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इंस्पेक्टर राज जो हम बोलते थे। तो ये सारी चीज़ों को सोल्व किया सरकार ने, अब कर रही है, काफ़ी फायदे भी मिलेंगे हमें इसको, ठीक है। तो लेबर रिफॉर्म्स आप करो, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करो, हमने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज़्यादा है, उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज होगी, ग्लोबल मार्केट जो हमने बात करी कि भाई आप डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, ये भी रहेगा। स्किल डेवलप करो, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी की डिमांड के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, वहाँ पे नर्सेज की डिमांड है, तो हम यहाँ से नर्सेज को ट्रेन करके डेफिनेटली भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इकोनॉमिकल क्वाड्रिलेटरल, इन सब के बारे में भी आप बात कर सकते हो। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सागरमाला, भारतमाला, तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के नाम जरूर मेंशन करेंगे, प्री की नॉलेज यहाँ पे बहुत काम आती है, ठीक है, ध्यान रखें। रिसर्च, ये हमने पहले ही देख लिया, इंडिया जो है स्पेंड्स ओनली 0.8% ऑफ द जीडीपी, वर्ल्ड का एवरेज ही 1.8 है, यूएसए 3%, इजराइल 4.5%। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ ए डायग्राम ऑल्सो, इजराइल, यूएसए, वर्ल्ड एवरेज, इंडिया। तो इससे भी हमें पता चलता है बिना रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करे यू कैन नॉट ग्रो। यस, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन लिंकेज, ठीक है भाई, मेरी जो डिमांड है वो मुझे मिलनी चाहिए ना मार्केट में, मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ, मिल कुछ रहा है, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? तो ऑल इट इज इकोनॉमिक्स सिंपली। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज द बेसिक इकोनॉमिक्स, वही हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हम जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर फोकस कर सकते हैं, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको आप कंट्रोल करें। हेल्थ पे, एजुकेशन पे फोकस करो, एनवायरनमेंट पे फोकस करो, पीपीपी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, आप उनमें से सेलेक्टिवली कुछ कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे जीएसटी है, सिंप्लीफाइंग द टैक्स स्ट्रक्चर, अभी भी हम बात करते हैं जीएसटी की जो स्लैब्स हैं, ठीक है, मल्टीपल स्लैब्स आर देयर,
तो अभी वैसे लगता है कि कमी है, बट उसको और भी स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे देयर आर ओनली वन स्लैब, जैसे दुबई है, सिर्फ एक ही 5% वैट बस, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, मेक इन इंडिया है, इसका काफ़ी रहा। रूरल में जैसे एग्रीकल्चर में एग्रीप्रेन्योर्स पे हम बात करें, ठीक है, तो इन सब पे काम करेंगे तो हम डेफिनेटली 5 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक हल्का सा डिस्कशन हम देख लेते हैं, जैसे चाइनीज मॉडल। और ये अब देखो, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा वैसे, ये चलता है कि इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड चाइनीज इकोनॉमी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक ग्राफ है, इसको समझना, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, ये हमारा ग्राफ है, तो इसमें ग्रोथ देखते हैं। जैसे मान लो वाइट से मैं बना रहा हूँ, जैसे 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, 1970, 1980, 1991, और अब हम आगे भी बात कर सकते हैं 2014 एंड 2024, ठीक है। इसमें बस आप एक चीज समझो, जैसे मान लो जितने भी थे, मोटे मोटे तौर पे समझना, एग्जैक्टली फिगर्स में नहीं जाएंगे, बट पॉइंट क्या है। जैसे देखो 1947 मान लो इंडिया का बेस था ये, इंडिया ने स्टार्ट किया, लगभग लगभग इंडिया की ग्रोथ रेट यहाँ पे आ रही थी 3 से 4%, जिसको बोला जाता था हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है, स्लो ग्रोथ रेट। आगे भी इंडिया थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था, ठीक है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाया जाता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मान लो इंडिया अगर इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अब हम यहाँ पे कितने पे आ गए हैं, 4.2 ट्रिलियन, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं चाइना, ठीक है, चाइना यहाँ पे साथ साथ चल रहा था हमारे, लगभग लगभग। बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आया था जब चाइना लगभग इंडिया के पैरेलल ही चल रहा था, और ऑलमोस्ट हम समझें तो एक बार तो थोड़ा सा डाउन भी गया था। बट आफ्टर, जैसे 1970s और 80s के बीच में जब चाइनीज इकोनॉमी ने ओपन करना शुरू किया, तो यहाँ पे इन्होंने मेन फोकस रखा मैन्युफैक्चरिंग पे। आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो कौन है, चाइना। इंडिया बेसिकली सर्विस सेक्टर में है, बट इंडिया उतना मैच नहीं कर पाया। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पहले भी लगभग 15 से 18% था, अभी भी 15-18% के बीच में ही है, 15 से 17% मैन्युफैक्चरिंग। हम ज़्यादा इसमें कुछ अचीव नहीं कर पाए, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो चाइना ने ग्रो किया, ये जो गैप है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है, चाइना सेकेंड लार्जेस्ट। और अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बात करते हैं, ठीक है, तो भी चाइनीज जीडीपी कितनी है बताइए। $17 ट्रिलियन, ठीक है। यूएस इज 27, चाइना इज 17, तो मतलब अभी भी हमसे 4 गुना बड़ा है। तो अब ये गैप फिल करना है तो हमें स्किलिंग करनी पड़ेगी, नए इंडस्ट्रीज बनाने पड़ेंगे, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हाँ भाई ऐसे ये हो सकता है, ठीक है। अब जैसे चाइना है, अगेन स्टेट कैपिटलिज्म है चाइना का। स्टेट कैपिटल, देखो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है बट स्टेट कैपिटलिस्ट, ठीक है, स्टेट कैपिटलिज्म। वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती कि भाई मान लो कुछ बनाना है, दे विल जस्ट से कि हाँ भाई ये चीज़ फोकस करनी है, इस पर फोकस करें। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक मॉडल होने के कारण काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। सरकार को भी कोई चीज़ एक्वायर करनी है, लैंड एक्वायर करनी है, केसेस हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, कंसेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि ऐसा चाइना में नहीं है। वहाँ पे डिसीजन लिया, तुरंत प्रभाव से आपके काम जो है वो
शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट इन्वेस्टमेंट लेड है, बहुत सारी एफडीआई आई, अब वही एफडीआई चाइना बाहर भी अपनी भेज रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट लेड, दिस इज द मेन एरिया, चाइना ने एक्सपोर्ट से फोकस किया। इंडिया का 60% जो जीडीपी है दैट इज कंजम्पशन बेस्ड, दैट टू डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड। तो 60% जीडीपी डोमेस्टिक से है, हार्डली 40% आप एक्सपोर्ट से आ रहे हो दूसरे मार्केट से, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्लस्टर बेस्ड मॉडल, एक साथ ही आपको सब कुछ मिल जाए, जैसे SEZ है, दैट इज अ क्लस्टर बेस्ड, कि एक ही जगह पे लैंड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी कम है, सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं क्लस्टर बेस्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरीके से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। बॉटम अप अप्रोच, यस, बॉटम अप, वहां पे हम ट्रिकल डाउन पे पहले फोकस करते थे, अभी भी हमारा ट्रिकल डाउन पे है, ठीक है, बिल्कुल सही माधव। 40-45 कीवर्ड पकड़ लो, उन्हीं पे चीज़ें घुमानी है। एनजीओ सिलेबस पकड़ लिया, सिलेबस से भी आप चीज़ें घुमा सकते हो, पीपीपी, एनजीओ, ये सारी चीज़ें उस पर फोकस रहेंगी। क्या क्लियर है?